वेलकम बैक इन करीम बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को डील किया था और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। एक सेक्शन व्यू अगर मैं बनाऊं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस तरह से जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स अरेंज होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। ये स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक डिवीजन के बाद फॉर्म करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके बनाएगा स्पर्मेटेट्स। ये हो गया हमारा स्पर्मेटेट्स और फाइनली स्पर्मेटेट्स ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है स्पर्म में। ओके, और ये सेल्स आप ले सकते हैं, ये आपका हो गया सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स। ओके, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इस सेक्शन व्यू में हम लोगों ने स्पर्म के डेवलपमेंट, स्पर्म के फॉर्मेशन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के भी प्रोसेस को देखा कि पहले स्पर्मेटोगोनियम बनेगा, फिर स्पर्मेटोगोनियम ग्रोथ होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक फर्स्ट के अंडरगो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक सेकेंड होगा और फिर स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन होता है और यह स्पर्मेटिड्स फाइनली ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है स्पर्म में। क्लियर है? ओके, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक पॉइंट, ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर, ओके। क्या है ये ब्लड टेस्टिस बैरियर? तो ये एक तरह का मैकेनिकल बैरियर है
जो सेपरेट करता है ब्लड से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को। ओके, इट सेपरेट ब्लड फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ब्लड टेस्टिस बैरियर का फॉर्मेशन कहां होता है? इट फॉर्म्स, ऐसे लिख सकते हैं, इट फॉर्म्ड बाय टाइट जंक्शन of adjacent Sertoli cell, ओके, किस जगह पे? नियर basal membrane of seminiferous tubule। ओके, मैं एक बार रिपीट करता हूं। ब्लड टेस्टिस बैरियर में मैंने आपको क्या बताया? ब्लड टेस्टिस बैरियर एक मैकेनिकल बैरियर है जिसका काम होता है ब्लड को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से सेपरेट करके रखना, अलग करके रखना। और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का जो फॉर्मेशन है वो टाइट जंक्शंस के थ्रू होता है दो सर्टोली सेल या नियरेस्ट सर्टोली सेल के बीच। और ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनता कहाँ है? तो ये बनता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बसल मेम्ब्रेन में। ओके, इसका क्या फंक्शन है? तो फंक्शन मैंने ऊपर ही क्लियर कर दिया कि इसका काम है ब्लड को सेपरेट रखना सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। लेकिन अगर ये ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज हो जाए तो क्या होगा? इफ ब्लड टेस्टिस बैरियर बिकम डैमेज्ड, अगर ये ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? स्पर्म इंटर टू ब्लड formed autoantibody and kill the germ cell ओके। तो अगर किसी वायरल इन्फेक्शन या ट्रॉमा की वजह से ब्लड टेस्टिस बैरियर डैमेज हो जाता है तो ऐसे कंडीशंस में स्पर्म एंटर इनटू ब्लड, इसके बाद ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म करता है और ये ऑटो एंटीबॉडी किल कर देता है जर्म सेल को। इसके बाद प्रोसेस बहुत ही ईजी है, आप समझ सकते हैं कि अगर जर्म सेल डैमेज हो जाएगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, और अगर स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो जाए मेल में तो फिर वो स्टेरिलिटी काउज करता है। सिंपल है ब्लड टेस्टिस बैरियर। आई होप इट इज क्लियर। फाइन। चलिए, तो आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे इपीडिडाइमिस के स्ट्रक्चर को।
कल हमने देखा था इस तरह से वासा एफ्रेंसिया इंटर करता है एपिडिडाइमिस में, ओके, और ये ओपन होता है एपिडिडाइमिस में। इस तरह के होते हैं एपिडिडाइमिस। इस एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट, हेड, मिडिल पार्ट या बॉडी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, मिडिल पार्ट, और ये हो गया इसका टेल, ओके। तो एपिडिडाइमिस का जो हेड रीजन होगा उसे हम कहेंगे कैपट एपिडिडाइमिस। जो मिडिल रीजन या बॉडी रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो टेल रीजन होता है उसे हम लोग बोलेंगे काउडा एपिडिडाइमिस, काउडा एपिडिडाइमिस। कूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद स्पर्म इसी एपिडिडाइमिस में स्टोर होता है, जहां इसे कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के नरिशमेंट भी मिलते हैं। और इस काउडा एपिडिडाइमिस से ही, कल मैंने बताया था, इस काउडा एपिडिडाइमिस से ही एक लॉन्ग ट्यूब एराइज होता है। इस तरह से मैंने बताया था, एक लॉन्ग ट्यूब एराइज होता है, और इस लॉन्ग ट्यूब को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, ओके। मैं रिपीट करता हूं, एपिडिडाइमिस में 3 पार्ट, जो हेड रीजन होगा उसे हम कहेंगे कैपट एपिडिडाइमिस, जो मिडिल रीजन होगा उसे हम लोग कहेंगे कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और जो टेल रीजन होगा उसे हम लोग बोलेंगे काउडा एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस का फंक्शन एकदम सा सिंपल है कि जो भी स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में फॉर्म्ड होता है वो सारे स्पर्म आके स्टोर होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेसरी ऑर्गन एंड ग्लैंड। इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन और एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ओके। मैं एक डायग्राम से इसको शो करूंगा, आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये मैंने बनाया सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। आपको अगर प्रीवियस वीडियो ध्यान में है तो मैंने ये बताया था प्रीवियस वीडियो में भी अपने, ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, कुछ इस तरह का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन, और फिर फाइनली हम लोग आएंगे एक्सेसरी ग्लैंड के ऊपर, ओके। तो एक्सेसरी ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं पेनिस, ओके, क्लियर है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पेनिस के बारे में, एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में। वहाँ आप डायग्राम को देखते हुए इस चीज़ को समझे। पेनिस में 3 सैलेंड्रिकल
मासेस पाए जाते हैं जो इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं। ओके, पेनिस में 3 सैलेंड्रिकल मासेस होते हैं जो बने हुए होते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के। इन 3 सैलेंड्रिकल मासेस में से 2 डॉर्सल पोजीशन पर होता है पेनिस के, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और एक इरेक्टाइल टिश्यू वेंट्रल पोजीशन पर होता है, जिसे हम लोग कहेंगे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो पेनिस में 3 सैलेंड्रिकल मासेस होते हैं जो इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं, और इनमें से 2 डॉर्सल पोजीशन पे होता है जिसे हम लोग कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, एक वेंट्रल पोजीशन पर होता है जिसे हम लोग कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं, और इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर ही पेनाइल यूरेथ्रा होता है, पेनाइल यूरेथ्रा। ओके, दिस वन इज पेनाइल यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा। पेनिस के कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में पाए जाने वाले इस पेनाइल यूरेथ्रा से होके ही यूरिन और स्पर्म बॉडी से पास आउट होता है। ओके, इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस, इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस, पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। कूल, क्या कहेंगे? ग्लांस पेनिस। मैं इसे फिगर में आपको दिखाता हूं कि जो इसका एक इनलार्ज एंड होगा उसे हम लोग कहेंगे ग्लांस पेनिस। तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और ये ग्लांस पेनिस एक लूज फोल्ड स्किन से कवर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन, फोर स्किन। ओके, तो पेनिस का जो इनलार्ज पार्ट है, एंड है, इनलार्ज एंड है, स्पेशली इनलार्ज एंड है, उसे हम लोग कहेंगे ग्लांस पेनिस। और ये ग्लांस पेनिस एक फोल्ड स्किन से, एक लूज फोल्ड स्किन से कवर्ड होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन। तो ग्लांस पेनिस कवर्ड होगा किससे? फोर स्किन से। ओके, कवर्ड बाय लूज फोल्ड स्किन। ओके, और इस लूज फोल्ड स्किन को हम लोग क्या कहेंगे? फोर स्किन कहेंगे। ओके, इसे हम लोग कहेंगे फोर स्किन। ओके, मैं रिपीट करता हूं, पेनिस में क्या डिस्कस किया हमने? पेनिस मेल का एक एक्सेसरी ऑर्गन है या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है जिसमें 3 सैलेंड्रिकल मासेस पाए जाते हैं। ये 3 सैलेंड्रिकल ट्यूब या मासेस इरेक्टाइल टिश्यू के बने होते हैं, जिनमें से 2 डॉर्सल पोजीशन पर होता है जिसे हम लोग कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, और एक वेंट्रल पोजीशन पर होता है जिसे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहा जाता है। इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में ही पेनाइल यूरेथ्रा होता है जिससे होकर यूरिन और स्पर्म पास आउट होता है। पेनिस का जो इनलार्ज एंड है, ये वाला पार्ट जो इनलार्ज एंड है, उसे हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। ओके, और ग्लांस पेनिस जिस लूज फोल्ड स्किन से कवर्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं फोर स्किन। क्लियर है गाइज? चलिए, इसी फिगर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, एक्सेसरी ग्लैंड।
इसी फिगर से मैं आपको अब एक्सेसरी ग्लैंड को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ग्लैंड में इंक्लूड किया जाता है सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और इसको ही हम लोग बोलेंगे काउपर्स ग्लैंड। ओके, तो मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने एक्सेसरी ग्लैंड? 3 एक्सेसरी ग्लैंड, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, तो अब हम लोग फिगर में देखेंगे कि ये एक्सेसरी ग्लैंड कहां होते हैं और इसका क्या फंक्शन है मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले सेमाइनल वेजाइकल, ठीक है। सेमाइनल वेजाइकल 1 पेयर होता है और प्रेजेंट होगा ब्लडर के बेस में। ओके, ब्लडर के बेस ऑफ ब्लडर। सेमाइनल वेजाइकल से जो फ्लूइड निकलता है, सेमाइनल फ्लूइड, वो 60% सीमेन का फॉर्मेशन करता है। 60% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। ये अल्कलाइन होता है नेचर में, अल्कलाइन इन नेचर। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेमाइनल वेजाइकल से जो फ्लूइड सीक्रीट होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सेमाइनल वेजाइकल से सीक्रीट होने वाले फ्लूइड्स में फ्रुक्टोज, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ओके, फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन आपको मिलेंगे। फ्रुक्टोज आप लोग जानते हैं ये एक एनर्जी का सोर्स है। सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का काम होता है यूटेराइन कंट्रैक्शन। ओके, ये यूटेराइन कंट्रैक्शन काउज करेगा। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूटेराइन कंट्रैक्शन काउज करता है जिससे स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प मिलता है। स्पर्म मूवमेंट में हेल्प मिलता है। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सेसरी ग्लैंड, जिसमें हमने आपको बताया सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा था सेमाइनल वेजाइकल के बारे में। सेमाइनल वेजाइकल मेल में 1 पेयर होगा जो यूरिनरी ब्लडर के बेस में प्रेजेंट होता है। यह 60% वॉल्यूम बनाता है सीमेन का, और इससे जो निकलने वाले फ्लूइड्स हैं वो इन नेचर अल्कलाइन होते हैं, और इनके फ्लूइड में फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाता है। ये फ्रुक्टोज एक एनर्जी के सोर्स पर वर्क करता है, जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूटेराइन कंट्रैक्शन काउज करता है जो स्पर्म के मूवमेंट में हेल्पफुल होता है। ओके, क्लियर है? चलिए, तो सेमाइनल वेजाइकल के बाद इस फिगर को रखते हुए अब मैं आपको बताऊंगा प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। सेमाइनल वेजाइकल के ठीक बाद होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, ये हो गया आपका सेमाइनल वेजाइकल, और इसके ठीक बाद है एक सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
ये एक सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है, सिंगल लार्ज ग्लैंड। सेमाइनल वेजाइकल के नीचे एक बड़ा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड 25% वॉल्यूम ऑफ सीमेन, 25% प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाले फ्लूइड का कोलैबोरेशन होता है सीमेन के अंदर। और इसमें प्रेजेंट होते हैं सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स and certain enzymes कूल। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सिंगल लार्ज ग्लैंड होगा जो 25% सीमेन वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन देगा। और इसके कंपोनेंट्स होते हैं सिट्रिक एसिड, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कुछ एंजाइम्स। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फंक्शन हम लोग सेमाइनल वेजाइकल में डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके बाद थर्ड और लास्ट एसेसरी ग्लैंड है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये वाला है आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ओके, या काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। मैं यहां पे काउपर्स ग्लैंड मेंशन कर रहा हूं। ये एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है, ये एक अल्कलाइन फ्लूइड होगा। कॉपर्स ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलता है वो बाय नेचर अल्कलाइन होता है और ये पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, हेल्प्स इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस, फाइन। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं कि क्या क्या डिस्कस किया हमने एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर। एक्सेसरी ग्लैंड में हम लोगों ने कैटेगराइज किया 3 ग्लैंड को, सेमाइनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहां मैंने बताया कि ब्लडर के बेस में जो ग्लैंड है ये सेमाइनल वेजाइकल है। उसके बाद एक सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है जिसे हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद पाया जाता है काउपर्स ग्लैंड, ओके। सेमाइनल वेजाइकल में मैंने आपको बताया कि सेमाइनल वेजाइकल से जो फ्लूइड निकलता है वो सेमाइनल फ्लूइड कहलाता है। वो लगभग 60% सीमेन के फॉर्मेशन में अपना कोलैबोरेशन देता है। वो एक अल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसमें फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं। फ्रुक्टोज एक एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करता है जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्राइन कंट्रैक्शन काउज करता है और स्पर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। सेकेंड ग्लैंड है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो एक सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है। ये 25% सीमेन वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन देता है और इसके कंपोनेंट होते हैं सिट्रिक एसिड और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इसके अलावा इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के एंजाइम भी पाए जाते हैं। और फाइनली हमने डिस्कस किया काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में जो अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है और ये पेनिस के लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, ओके, इट्स क्लियर। एक और पॉइंट यहां मैं डिस्कस करूंगा, कंपोनेंट ऑफ all 3 accessory gland are called seminal plasma.
क्लियर है? एक्सेसरी ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन सिक्रीट होता है उनको एक साथ हम लोग कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म along with seminal plasma is called semen। ओके, तो यहां पे दो और बात हम लोगों ने ऐड किया है कि जो हमारे एक्सेसरी ग्लैंड है उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, और सेमाइनल प्लाज्मा को स्पर्म के साथ कहा जाता है सीमेन। यानी जब सेमाइनल प्लाज्मा मिक्स हो जाता है स्पर्म में तो उसे हम लोग कहते हैं सीमेन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द disorder of male reproductive system। disorder of male reproductive system। male reproductive system, disorder of male reproductive system। तो मेल रिप्रोडक्टिव के सिस्टम के डिसऑर्डर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिप्टोकाइडिज्म, ओके। क्रिप्टोकाइडिज्म क्या है? टेस्टिस डज नॉट descend in scrotum। ओके, अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, क्या सेंस है इसका? टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, इट मींस कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही है। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म, और ऐसे में कंप्लीटली स्टाइल होते हैं। रीजन एकदम सा सिंपल है कि अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पा रहा है तो एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए तो सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा नहीं टेस्टिस को, तो ऐसे कंडीशन में कभी भी स्पर्म का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ मेल इज स्ट्राइल। ओके, नेक्स्ट डिसऑर्डर इंपोर्टेंस। inability to achieve erection in penis। ओके, पेनिस जब इरेक्शन को अचीव नहीं कर पाता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्पोटेंस। नेक्स्ट है इंग्वाइनल हर्निया। इस डिसऑर्डर में क्या होगा? intestine get it into scrotum। ओके, बहुत सी सिंपल है कि जब इंटेस्टाइन स्क्रोटम में आने लगता है, स्क्रोटम में आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंग्वाइनल हर्निया। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा हाइड्रोसील। इसमें क्या होगा?
फ्लूइड filled between testis and scrotum। जब टेस्टिस और स्क्रॉटम के बीच फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिल। ये आपका टेस्टिस है, इमेजिन कीजिए, और ये मैंने बनाया स्क्रॉटम। तो ये जो स्पेस है, अगर ये फ्लूइड फिल्ड हो जा रहा है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिल। और इस कंडीशन में जो स्क्रॉटम है ये इनलार्ज हो जाता है। नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारा बीपीएच। बीपीएच हम लोग बोलेंगे बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। ओके, बहुत ही सिंपल है। हाइपर मतलब हम लोग जानते हैं ज्यादा होना, और हाइपो मतलब कम होना। तो इस केस में हाइपर होगा, बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगा। ओके, तो बीएचपी किसको हम लोग बोलेंगे? इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, चलिए मैं रिपीट करता हूं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में हम लोगों ने किस किस पॉइंट को डिस्कस किया है यहाँ पे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में मैंने सबसे पहले आपको बताया क्रिप्टोकैटिज्म के बारे में। क्रिप्टोकैटिज्म क्या है? तो जब टेस्टिस स्क्रॉटम में डिसेंड नहीं हो पाता है, नहीं उतर पाता है स्क्रॉटम में, नहीं आ पाता है स्क्रॉटम में, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोकैटिज्म। और क्रिप्टोकैटिज्म के कारण ऐसे मेल स्टेराइल हो जाते हैं। दूसरा सेकेंड डिसऑर्डर मैंने आपको बताया इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस क्या है? तो जब पेनिस इरेक्शन अचीव नहीं कर पाता हो, पेनिस कंप्लीटली इरेक्ट नहीं कर पाता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इंपोर्टेंस। थर्ड डिसऑर्डर मैंने आपको बताया इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया हम लोग बोलते हैं जब स्क्रॉटम में इंटेस्टाइन आ जाता है, ऐसे कंडीशंस को। हाइड्रोसेल जब टेस्टिस और स्क्रॉटम के बीच फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, जिसके वजह से स्क्रॉटम इनलार्ज हो जाता है, ऐसे डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोसिल। और फाइनली मैंने एक डिसऑर्डर आपको बताया बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेसिया। इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं इन फ्यूचर आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।